कल हमारी 1.2 हमने स्टार्ट कर दी थी, हालांकि वीडियो छोटी रह गई थी कल, है ना। आपका पेट मुश्किल भरा होगा, मैं समझ रहा हूँ। तो फलनों के प्रकार चल रहे थे। देखो, फलनों के प्रकार कई आधार पर बांटे गए हैं। तो ये जो 4 इनका अलग आधार है। कई बार कुछ सम स्पेशल फंक्शंस होते हैं, जैसे मैं आपको बात करूं, महत्तम पूर्णांक फलन है, नियत फलन है, बहुत सारे फलन हैं ना। पर मुख्यतः आपके इसमें जो दे रखे हैं ना कोर्स में, फलनों के प्रकार 4 प्रकार आपके दिए थे। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को लिखा दिए हैं। पहला तो है आपका एक एकी या बहु एक एकी, दूसरा आच्छादक या अंतरक्षेपी। ठीक, तो एक एकी या बहु एक एकी वाली जो प्रोसेस है ना, वो मैं आपके सभी क्वेश्चंस की करा दिए देता हूँ। अब जैसे अपन ने करा था ना कि स्वतुल्य स्वतुल्य सीख लिया था, सम्मित सम्मित सीख लिया था, ऐसे ही मैं अभी सबका एक एकी और बहु एक एकी आपको सिखा रहा हूँ। मैंने आपसे कई बार कह चुका हूँ, ये वीडियो देखने से पहले आपको पिछली कल की जो पढ़ाया है, जो आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, आप उसको थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट में फेर के और जब इस वीडियो को देखा करो। अगर कोई नहीं फेर पाया है तो रोक के वीडियो को उसको देख लो पहले क्या था कल, ठीक है, फिर इसको पढ़ना। तो फलनों के प्रकार सुनो भाई। एक एकी और बहु एक एकी का मैंने आपको डायग्राम से बता भी दिया था कि सिस्टम क्या है। एक एकी और बहु एक एकी का डायग्राम से बता दिया था, है ना भाई। अरे आज मैं उनका सवाल करने का तरीका बताना चाह रहा हूं। ठीक, देखो, एक एकी था क्या वास्तव में? ऐसे था कि यदि कोई फलन f a से b में परिभाषित है, यदि कोई फलन f a से b में परिभाषित है, a से b का मतलब समझते हैं आप? पहला फलन a और दूसरा फलन b। पहला फलन तो फलन का को समुच्चय और दूसरा समुच्चय b। और एक एक के लिए मैंने बताया था आपको यूं अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग ऐसे होने चाहिए। इसके अवयवों को अक्सर, गारंटी ना ठोक के, अक्सर x से व्यक्त करते हैं और इसके अवयवों को अक्सर y से व्यक्त करते हैं। इसके अवयवों को x से और इसके अवयवों को y से व्यक्त करते हैं। ठीक, आगे सुनो। मान लो ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, x4 है। तो एक है कि तो यूँ था क्या कि सबके अलग अलग होने चाहिए। अच्छा, y को ही हम क्या बोलते हैं? आपको बताया था मैंने कल परसों, x। टर्म ध्यान रहनी चाहिए आपको। इनको तो बोलते थे पूर्व प्रतिबिंब। बस याद दिलाने के लिए लिख रहा हूं मैं, पूर्व प्रतिबिंब, प्री इमेज। और इनको बोलते हैं, इन संख्याओं को बोलते हैं प्रतिबिंब। इमेज बोलते हैं इनको, इनको प्री इमेज और इनको इमेज बोलते हैं। अब हम एक एकी की परिभाषा रूप में तो सीख गए कि किसको बोलते हैं एक एकी, है ना, 1 to 1। शायद इसको इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव और बोलते हैं। एक एकी को इंजेक्टिव और बहु एक एकी को बाइजेक्टिव, शायद है भाई। इसको मुझे इंग्लिश कम ही आती है, हम तो, है ना। अच्छा, अब देखो हम गणित में कैसे क्या करेंगे। अगर बाई चांस मान लो, देखो ये तो x1 है और ये x2 है, ये x1 है और ये x2 है।
इनके संगत मान ये f(x1) और ये f(x2)। तो एक एक ही में क्या सिस्टम है, x1 रखने पे अलग f(x1) आना चाहिए, x2 रखने पे अलग f(x2)। काई में, शर्त में, वो जो लिखते हैं ना f(x) बराबर cos x, ऐसा ना हो ये दोनों एक ही से जुड़ जाएं। एक ही से जुड़ जाएं तो बहु एक ही हो जाए। ये तो एक ही है ना, और बहु एक ही कब हो जाता है, जब दोनों एक से जुड़ जाते हैं। तो सोचो, देखो यहां दिख रहा है क्या, इधर की साइड में, हाँ दिख तो रहा है। देखो अगर x1 x2 अलग अलग और f(x1) f(x2) बराबर आ जाएं, बराबर आ जाएं मतलब एक जगह पे जाके यूं, तो बहु एक ही है ना, यही तो है सिस्टम। और अगर x1 x2 के लिए f(x1) f(x2) भिन्न भिन्न आए तो एक ही है, जो मैंने उधर भी बताया। अब मैं ऐसे बताना चाह रहा हूँ, ये संभव नहीं है। कैसे कि f(x1) f(x2) का मान तो समान है और ये अलग अलग हैं। f(x1) और f(x2) तो समान है और ये अलग अलग हैं, अलग अलग और मान यूँ समान, तो बहु एक ही। ये समान है तो ये समान ही रहे होंगे, ये भिन्न नहीं हो सकते। तो एक एक की मुख्य शर्त है कि यदि दो अलग अलग संख्याएं, कौन कौन सी, x1 और x2 मान लो, इनके लिए हमने f(x1) निकाला और f(x2) निकाला, ठीक है। अगर ये f(x1) और f(x2) के मान बराबर आए ना, तो ये अलग अलग संभव नहीं है। थोड़ा सवाल करने की विधि में सुनना जरा। x1 रख के f(x) का मान निकाला, किस में, जैसे देखो एग्जांपल, मान लो f(x) बराबर है sin x, इसमें मैंने 0 रखा और पाई रखा। x1 का मान तो 0, x2 का मान पाई। f(x1) यानी f0 रखो, sin 0 यानी कि 0, f(x2) x2 मतलब पाई, f पाई sin पाई, sin पाई 0 रहे, यानी f(x1) और f(x2) तो बराबर आ गए और x1 x2 अलग अलग हैं, एक तो 0 और एक पाई है। अगर x की जगह 0 रख देंगे ना यहाँ दोनों जगह, तो f(x1) का मान 0 आ रहा है और x2 का मान पाई रख देंगे ना, तो sin पाई का मान 0 आ रहा है। मतलब f(x1) और f(x2) दोनों का मान क्या आ रहा है, 0, जबकि x1 x2 अलग अलग हैं। ठीक, ये तो बहु एक ही है। एक ही का क्या है, समान आना ही ना चाहिए। अगर समान आए तो ये दोनों समान ही होने चाहिए। अगर f(x1) f(x2) समान है तो ये दोनों एक ही बात होनी चाहिए। अलग अलग मानों पर एक जैसा मान आ गया, ठीक है, तो बहु एक ही है। यानी अगर f(x1) और f(x2) का मान बराबर है तो अनिवार्यतः x1 बराबर x2 रहा होगा, पक्की बात है। यह कतई संभव नहीं है कि f(x1) और f(x2) का मान तो बराबर आ रहा है और x1 x2 अलग अलग हो। किसमें, एक ही में। फलन एक ही होगा। केवल हम एक की जांच किया करेंगे, बहु एक ही नहीं करेंगे। एक की जांच कर लो, अगर एक ही है तो अच्छी बात है, नहीं तो बहु एक ही है। एक तरीका तो ये रहेगा, हम क्या करें, वापस सुन लो। अगर f(x1) f(x2) का मान बराबर आ रहा है
तो x1 x2 समान ही लेने पड़ने चाहिए थे। अगर x1 x2 अलग लिए ये रहे और fx1 fx2 समान आ गए, देखो यहाँ जैसे यहीं इधर ही ले देता हूँ, fx1 का मतलब है f0, क्योंकि x1 मैंने 0 लिया है, f0 यानी कि साइन 0 यानी कि 0, fx2 f पाई यानी कि साइन पाई 0। गौर करो, fx1 और fx2 बराबर हैं, यहाँ fx1 fx2 बराबर, परंतु x1 नॉट इक्वल टू x2। कहाँ है? x1 का मान 0 और x2 का मान कितना है? पाई। तो एक एक ही नहीं है ये, दिख रहा है कि नीचे? तो हाँ दिख तो रहा है, एक एक ही नहीं है। ऐसी स्थिति में एक एक ही कब होगा? अगर fx1 बराबर fx2 आया है ना, तो x1 x2 बराबर ही रहे होंगे। या दूसरे शब्दों में कभी कभार इस तरीके से करिया करेंगे कि x1 x2 अलग अलग, तो fx1 fx2 भी अलग अलग। दूसरा तरीका है, यदि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तो fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2। x1 x2 अलग अलग, तो इनके संगत मान fx1 और fx2 भी अलग अलग। x1 x2 प्रथम समुच्चय के छोरे हो, fx1 और fx2 द्वितीय समुच्चय के मान हैं। दोनों ही तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, इसका ज़्यादा करते हैं। सवाल कैसे किया करेंगे अभी बताने वाला हूँ, इस चीज़ को काम में लूँगा मैं। हम केवल और केवल एक एक ही की जांच करेंगे। एक एक ही निकलता है तो एक एक ही है, नहीं निकलता है तो घोषित कर दो बहु एक एक ही है। ठीक है? एक एक ही निकलता है तो इंजेक्टिव है, अदरवाइज बाइजेक्टिव है, यानी 1 to 1 है, नहीं तो मैनी टू 1 है। ये दो शर्तें हैं। अक्सर मैं ये काम में लूँगा, और मैं गौर से बोल रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन में ये वाली चीज़ काम में लूँगा, ध्यान में रखना। फिर आपको अचानक ये काम से ले ली काम में। यहाँ देख लो, अगर fx1 बराबर fx2 और x1 x2 अलग अलग, तो बहु एक एक ही। एक एक के लिए क्या होना चाहिए? अगर fx1 fx2 बराबर, बराबर का चिन्ह लगा रखा है मैंने इनमें, ये रहा बराबर। अगर fx1 fx2 का मान बराबर आ रहा है ना, तो x1 x2 अलग अलग नहीं रह सकते, ये भी बराबर ही होने चाहिए थे। अगर ये अलग अलग हैं, मतलब ये तो बराबर हैं, ये अलग अलग हैं, तो बहु एक एक ही है। एक एक ही के लिए क्या है? ये बराबर तो ये बराबर, ये यूँ कह सकते हो, ये अलग अलग तो ये अलग अलग, ये बराबर तो ये बराबर, ये अलग अलग तो ये अलग अलग, ऐसा है सिस्टम। ठीक है? तो इससे तो हमने इसको लिखा है, इससे इसको लिखा है। ठीक है? अब अपन आगे चलते हैं भाई। मैं इस शर्त का उपयोग करके सवाल कराऊंगा आपको, इस तरीके से कराऊंगा कि लगभग सभी क्वेश्चन में, जैसे स्वतुल्य के लिए नहीं रटा दी थी मैंने, सम्मित के लिए कि परमानेंट ये लाइन तो काम में ले ही लिया करना, ऐसे इसके लिए भी बता दूंगा कि परमानेंट ये लाइन तो काम में ले ही लेना।
हाँ भाई, सवाल लें अपन एक। देखो पहला क्वेश्चन, सिद्ध करो f(x) बराबर x और फलन r से r में r ना होके r स्टार दे रखा है। ये भी प्रकार भी मिटा देता हूँ। हम केवल एक ही वाला हिस्सा पढ़ रहे हैं अभी, है ना, क्या कहते हैं वो, एक ही वाला। आच्छादक और अंतरक्षेपी भी पढ़ेंगे, पर मैं पहले एक ही वाला हिस्सा करा देता हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ आराम से रफ में प्रैक्टिस कर लेना इनकी। यहाँ f आपको r स्टार, नई बुक में r नोट भी हो सकता है, मेरे पास पुरानी बुक है मैं उसमें से लिख रहा हूँ, r स्टार से r स्टार लिखा हुआ है इसमें, ठीक। यहाँ f r स्टार से r स्टार में f(x) बराबर 1/x परिभाषित है। बिल्कुल सरल तरीका रहेगा एक की जांच करने का, देखना आनंद आ जाएगा। जहां r स्टार है ना, ऋणोत्तर संख्याओं का समुच्चय है। बहुत अच्छी बात, और होना भी चाहिए। यहाँ ये जो r स्टार है वो ऋणोत्तर संख्याओं का समुच्चय है। यहाँ r स्टार ऋणोत्तर संख्याओं का समुच्चय है। अच्छा, आगे पहला हिस्सा तो यह, फिर बाद में बदल दिया जाए तो क्या परिणाम होगा देखते हैं। पहला हिस्सा कर रहा हूं मैं, तो देखो कैसे किया करना एक की जांच। ऐसे लिखा करना एक की जांच, ठीक है। क्या r स्टार से r स्टार है, रफ वर्क है, और चाहे फेयर में भी ले लें तो भी कोई बुराई नहीं है। समझाने के लिए बना रहा हूं मैं। पहला समुच्चय r स्टार है, दूसरा समुच्चय r स्टार है। r स्टार ऋणोत्तर यानी कि ऋण को छोड़ के, ना 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 r नॉट है ये, ठीक है। इच्छेती, अब मैं तो क्वेश्चन में जो लिखा है सभी ऋणोत्तर, वैसे अशून्य करवा रखा है किताब बुक में। पहले की कोई बुक है, ठीक है, पहले की कोई बुक है और इसमें अशून्य लिखा हुआ है, पर आप इसी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ना ना गड़बड़ आएगी इसमें। ऋणोत्तर का मतलब होता है ऋण को छोड़ के। ऋण को छोड़ के मतलब 0 1 2 3 4 ये ले ली, तो 0 पे ये परिभाषित नहीं है फलन। अगर ऋणोत्तर संख्या ली ना हमने, तो हमने ले लिया मान लो 0, ऋणोत्तर है ये 0, ऋण को छोड़ के, माइनस को छोड़ के। तो हमने अगर x का मान पता है ना सबको कि ये तो x के मान रहा करते हैं और इधर वाले रहा करते हैं f(x) के मान, तो x का मान 0 अगर फलन में रख दिया, सवाल में मिस्टेक है उसको दर्शा रहा हूं मैं। तो x का मान अगर 0 रख दिया तो f(x) अनंत आ जाएगा, अनंत। तो 0 अनंत, अनंत तो समुच्चय में होता ही नहीं है, समुच्चय तो सुपरिभाषित है, तो 0 नहीं जुड़ पाएगा। अच्छा 0 नहीं जुड़ पाएगा तो 0 रह जाएगा, रह जाता है तो फलन नहीं होता। इसलिए आप इसको क्या कर लो, कुल मिला के 0 में तो परिभाषित है नहीं है। अब क्वेश्चन में एक छोटी मोटी मिस्टेक है, अशून्य लिख लेता हूं इसकी। कोई की किताब है, ये पुरानी है, बहुत साल पुरानी, अशून्य हुआ पड़ा है उसमें, अशून्य संख्याओं का। हाँ जब तो ठीक है,
शून्य ले लिया तो गड़बड़ है। गड़बड़ समझ में आ गई क्या है? अगर 0 लिया और x की जगह 0 रखा तो अपरिभाषित हो जाएगा। आ जाओ यहाँ जाओ, एक एक की जांच कैसे करे करी छोड़ो। वो लाइन लिखाई ना मैंने, क्या फलन बहुत सरल है, रट जियो मतलब समझ लो, पहले तो समझा है पर बार बार एक ही लाइन है करी। फलन एक ही होगा, लिखाइए थोड़ी देर पहले। यदि f(x1) बराबर f(x2) हो तो अनिवार्यतः x1 बराबर x2 होगा। किसकी खासियत है ये? एक की कि यदि इसको बराबर किया तुमने f(x1) के मान और f(x2) के मान को बराबर किया तो x1 और x2 का मान बराबर करना होगा। चेक करें क्या? चेक करके देखो। हम f(x1) और f(x2) के मान को बराबर करके देखते हैं। बिल्कुल डिटो इसी तरीके को अपनाना है आपको। माना f(x1) बराबर f(x2). अच्छा, f(x1) का मान कैसे? सुनो, जो फलन दिया हुआ है ना, ये रहा f(x) का मान, ये रहा। जब x है तो x है, हम x1 कर रहे हैं तो x1 तो 1/x1 बराबर 1/x2। बजगुणन किया, x1 बराबर x2, मतलब हमने f(x1) बराबर f(x2) लिया ना, तो हल होके x1 बराबर x2 आ गया। अरे एक एक की यही तो शर्त है, देखना कि यदि f(x1) बराबर f(x2) हो तो अनिवार्यतः क्या आ जाना चाहिए? x1 बराबर x2 आ गया। ये लाइन मैंने क्यों लिखी है? बाकायदा डायग्राम बनाया था। बस हो गया, x1 बराबर x2 आ गया। लिखना चाहो तो लिख दो कि यहाँ f(x1) बराबर f(x2) पर अनिवार्यतः x1 बराबर x2 है, तो फलन कैसा है भैया? एक ही है। तो फलन एक ही है। समझ गए? यहां तक देखो, यहां तक 1 2 3, ये 3 लाइन 99% क्वेश्चन में लिखी जाएंगी। कोई कोई विशेष प्रकार के हैं हालांकि, पर 99% क्वेश्चन में ये 3 लाइन लिखी जाएंगी। ठीक, फिर यहाँ सवाल के अनुसार ये वाला आया करेगा। सवाल के अनुसार हल करके देखा करना कि x1 बराबर x2 अनिवार्य है क्या। ठीक, और लेता हूं मैं क्वेश्चन, ये मिटा के मैं केवल सभी क्वेश्चन का एक ही करा रहा हूं। रफ में नोट करो और प्रैक्टिस करो इसकी। कुछ नहीं करने वाला, जब अंत में एक्सरसाइज हो जाएगी। सवाल में लिखा रहता है एक ही बार अच्छा तक जांच करो। अरे एक ये करा रहा, अच्छा तक और करा देंगे। एक संग लिखना है बस सवाल को, फिर बाद में सवाल को सिर्फ और सिर्फ एक संग लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कई सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है निम्नलिखित फलनों की एक यानी इंजेक्टिव और आच्छाद यानी सर्जेक्टिव, ठीक है, गुणों की जांच करो कि हैं कि नहीं है।
तो दूसरे का पहला, यहां fx आपको दे रखा है कितना, एक्स स्क्वायर, और समुच्चय, दो चीज तो जरूर चाहिए, समुच्चय भी पता रहना चाहिए। और सवालों में ये y बराबर रहता था जब संबंध था, जब, अब संबंध क्या बन चुका है, फलन, तथा f n से n में, समझ रहे हैं n से n का मतलब कि पहला समुच्चय भी n है और दूसरा समुच्चय भी n है। मैं दो सवाल लिख रहा हूं ऐसे कैसे ही, एक दूसरे का दूसरा, थोड़ा नीचे लिख रहा हूं यहां, उसमें भी fx तो इतना ही दे रखा है जितना ऊपर दे रखा है, एक्स स्क्वायर, पर समुच्चय बदल दिए हैं, समुच्चय बदल दिए हैं z से z। इस चैप्टर के शुरुआत में बता दिया था मैंने, पूर्णांक है ना, पूर्णांक, उनके समुच्चय को z या i से, दोनों से व्यक्त कर लेते हैं। ठीक है, तो आ जाओ इस पे आते हैं। वो मैंने 3 लाइन लिखाई, अगर तुम्हें याद हो गई हो तो। एक तो हेडिंग है, एकाकी की जांच, ये तो हेडिंग है। फिर सुनो क्या लिखते हैं कि फलन एकाकी होगा, ठीक है, यदि fx1 बराबर fx2 हो, fx1 बराबर fx2 हो, तो अनिवार्यतः है x1 बराबर x2 होगा। एक ही होगा यदि fx1 बराबर fx2 हो, तो अनिवार्यतः x1 बराबर x2 होगा। ठीक है, एक मिनट, गेट खुल गया, थोड़ा चमक तो नहीं आ रही है, नहीं, हाँ नहीं आ रही है, फिर भी बंद कर देते हैं, एक सेकंड भाइयों। fx बराबर एक्स स्क्वायर, सॉरी इस पे चल रहे थे, एक लाइन, दो लाइन और तीसरी और थी, माना fx1 बराबर fx2, सेम लाइन इसमें लिख रहा हूं, एक संग चला रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये 3 लाइन तो परमानेंट है हर सवाल से में ही। कैसे, एकाकी की जांच, फिर फलन, ये शर्त परमानेंट याद कर लो एकाकी वाली में। ये 3 लाइन लिख रहा हूं, फलन एकाकी होगा यदि fx1 बराबर fx2 हो, तो अनिवार्यतः है x1 बराबर x2 होगा। और ये लाइन भी परमानेंट है, माना fx1 बराबर fx2, माना fx1 बराबर fx2। अब सुनो जरा, ये 3 लाइन परमानेंट आ गई। फिर मैंने पिछले सवाल में कहा था कि fx1 और fx2 का मान सवाल के हिसाब से रखा जाएगा।
सवाल में एफ एक्स क्या है, ये रहा एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ एक्स है तो एक्स स्क्वायर है। अगर एफ एक्स वन विचार करेंगे तो एक्स वन स्क्वायर, एक्स वन स्क्वायर, एक्स टू स्क्वायर। अब जैसे हमने पहले क्वेश्चन में, साइड में लिख रहा हूं पहला क्वेश्चन, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू करो, 1/x1 बराबर 1/x2 किया, और यहां तो बचगुण करके x1 बराबर x2 लिख दिया था। क्या वर्गमूल लेके x1 बराबर x2 जरूरी है? मतलब हमें क्या विचार करने पड़े करेगा, कुछ कट जाए तो काट दो। अब हमें विचार करना है कि ये और ये बराबर, यानी कि यूँ कह दो x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर बराबर हैं, तो x1 x2 बराबर जरूरी है क्या? जरूरी है क्या? देखो अगर x1 -2 होए और x2 +2 होए तो -2 का स्क्वायर 4 +2 का स्क्वायर 4 बराबर आ जाएंगे ना स्क्वायर तो, और -2 + 2 बराबर ना है ना, तो वर्ग बराबर हो आवश्यक नहीं है मूल संख्याएं बराबर रही हूं, परंतु इस क्वेश्चन में समुच्चय n से n है, यानी कि प्राकृत संख्याएं, तो माइनस की तो ले ही ना सकें, तो प्लस की तो सब संख्याओं को वर्ग अलग अलग आवे, यानी वर्ग भिन्न है तो संख्या भी भिन्न है। ऐसा नहीं हो सकता कि दो अलग अलग संख्याओं का वर्ग समान आ जाए। कौन सी इनको? प्राकृत संख्या को। इस सवाल में देखो जरा, फलन वही है, x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर। इसमें विचार वाली बात है, क्योंकि इसमें समुच्चय है z। z में तो -2 भी है और 2 भी है, यानी x1 अगर तुमने -2 लई, x2 अगर तुमने 2 लई, तो वर्ग कितना आएगा? 4। 2 को वर्ग कितना आएगा? 4। यानी कि f-2 और f2, या यूं कहूं f(x1) और f(x2) बराबर हैं। कौन? 4 4 है, परंतु x1 x2 बराबर ना है। तो आवश्यक नहीं है कि अगर वर्ग समान है तो संख्या समान होंगी। संख्या भिन्न हो सकती हैं, -2 और 2, -3 और 3, संख्या भिन्न हो सकती हैं और वर्ग समान हो सकता है, ये रहा। पर अगर संख्या धनात्मक विचार करेंगे तो दो धनात्मक संख्याओं का वर्ग एक जैसा संभव नहीं है। कारण आ रहा है ठोस, चूंकि दो भिन्न प्राकृत संख्याओं का वर्ग समान संभव नहीं है। क्या कही है मैंने? दो भिन्न प्राकृत संख्याओं का, तुम देखो पहला समुच्चय क्या है सवाल में? n। दूसरा क्या है? n। दिमाग लगाना पड़ेगा भैया, ये चैप्टर ही ऐसा है। एक तरीका है चैप्टर से बाईपास होने का, दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दो, पर करना तो पड़ेगा ये। अरे दोबारा इसका ठोस रिवीजन तो हो जाएगा कम से कम। तो 1 2 3 4, यही तो है प्राकृत संख्या। 1 2 3 4, सबके अलग अलग वर्ग आएंगे, समझ रहे हैं? जबकि z का मतलब है पूर्णांक, माइनस की भी और प्लस की, तो माइनस की और प्लस की संख्याओं का वर्ग समान आएगा। यहाँ तो f(x1) बराबर f(x2) है, कौन? 4। x1 बराबर x2 नहीं है, इसमें ये संभव नहीं है। क्यों? माइनस की तो है ना,
तो प्लस की तो हर संख्या का वर्ग अलग आएगा, धनात्मक या प्राकृत संख्या का वर्ग तो अलग अलग आएगा। 2 का वर्ग एक समान आ ही नहीं पाएगा, तो वही लाइन लिखी है मैंने, क्या 2 भिन्न प्राकृत संख्याओं का वर्ग समान संभव नहीं है। 2 का यूं 2 अलग अलग मतलब भिन्न, 2 भिन्न प्राकृत संख्याओं का वर्ग, ये तो वर्ग ही तो है। क्यों? क्योंकि ये fx के मान रहे हैं, हमें यहाँ में तो रहे x के मान और यहाँ में रहे fx के मान, तो 2 भिन्न संख्याओं का वर्ग समान संभव नहीं है। कौन सी का? प्राकृत का। लिख दे। अर्थात यूं कह सकते हैं कि अगर वर्ग समान है ना, तो पक्की बात है संख्या समान ही लेनी पड़ेंगी। एक एक ही, दूसरे का पहला एक ही है। यहां जाओ, यहां विचार कर रहे हैं कि अगर वर्ग समान है तो संख्या समान जरूरी है का? ना है, क्योंकि यहां है जेड, समुच्चय बदल गया। हमें मालूम है कि खूब 2 भिन्न पूर्णांकों का वर्ग, 2 भिन्न का वर्ग एक जैसा मतलब समान का वर्ग समान संभव है। कितना दिख रहा है जरा देखूं मैं, 1 मिनट। अरे देख तो कम ही रहा है, पर चलो कोई बात नहीं। 2 भिन्न पूर्णांकों का वर्ग समान संभव है। कैसे? यदि x1 बराबर तो -2, x2 बराबर 2, तब fx1 का मान और fx2 का मान कहाँ से निकाल रहा हूँ मैं? यहाँ में रखें f-2 का मान -2 का स्क्वायर 4, f2 का मान 2 का स्क्वायर 4। तो देखो fx1 बराबर fx2 है, पर अनिवार्य नहीं है x1 बराबर x2। ठीक है, यहाँ fx1 बराबर fx2 पर x1 इज नॉट इक्वल टू x2, बहु एक ही है। ठीक है, मतलब सी में ये भी fx बराबर एक्स स्क्वायर है और ये भी fx बराबर एक्स स्क्वायर है। दोनों में यहाँ तक की भाषा समान है, माना तक की, अरे माना क्या, स्क्वायर तक की भी समान है। बस हमें विचार करना होता है समुच्चय को देखते हुए कि वर्ग समान है तो संख्या समान जरूरी है का लेनी। प्राकृत संख्यान पर विचार करें तो जरूरी है कि 2 अलग अलग प्राकृत संख्याओं का वर्ग समान ना आ सके। वर्ग समान है तो संख्या समान है, 2 अलग अलग ना ले सकें, जबकि इसमें जेड में ले सकते हैं अपन। ठीक है, एक ही वाला हिस्सा करा रहा हूँ मैं सवालों का, सब्जेक्ट वगैरह नहीं करा रहा हूँ, क्या कहते हैं उसको, अच्छा तक। और देखो एग्जाम्पल धीरे धीरे। कौन सा चैनल है भाई? ये सिर्फ पढ़ाई वाला चैनल। 2 तरीका के चैनल होते हैं, पढ़ाई वाला और बड़ाई वाला। तो कौन सा चैनल है अपना? पढ़ाई वाला, सिर्फ पढ़ाई वाला। आ जाओ। अब और देखते हैं।
सारे सारे 3 तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अच्छा, जो तीसरा क्वेश्चन है ना, दूसरे का तीसरा, वो बिल्कुल डिटो दूसरे की तरह किया जा सकता है। अभी सेकंड का सेकंड किया था ना अपन ने नीचे, बिल्कुल उसकी तरह किया जा सकता है। वही एग्जाम्पल बिल्कुल एग्जैक्ट, -2 और 2, क्योंकि आर से आर में है, वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में। क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरे को क्वेश्चन नंबर 2 के 2 बिल्कुल उसकी तरह है, पर वो समुच्चय चेंज कर देना। दूसरे के दूसरे में तो Z to Z है और इसमें R to R है। अब मैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा, यहां एफ एक्स बराबर एक्स क्यू तथा एफ आपको दे रखा है एन से एन में, और एफ एक्स बराबर एक्स क्यू। एक एक की जांच करनी है, एक एक ही है या नहीं है। बड़ा ही अब रट गई होगी वो लाइन सी, तो एक तो वो हेडिंग सा, क्या एक एक की जांच। छोरो लगभग सारे क्वेश्चन कराता हूं मैं, लगभग सारे, ठीक है, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते चलो। तो एक एक की जांच, फिर वो लाइन आएगी, फलन एक एक ही होगा यदि f(x1) बराबर f(x2) हो, है ना। तो अनिवार्यतः x1 बराबर x2 होगा। ये परमानेंट लाइन है ना, एक लाइन और है परमानेंट। माना f(x1) बराबर f(x2), परमानेंट लाइन है ये तीनों। हर क्वेश्चन में मैंने ऐसी ट्रिक इसमें से चूस लिए, बिल्कुल ट्रिक ऐसी कि बिल्कुल हर क्वेश्चन में काम आ जाएगी, सवाल में हर क्वेश्चन में काम आ जाएगी। f(x1) बराबर f(x2), चलो इधर लिख देते हैं। f(x1) का मान तो यहाँ लिखो और f(x2) का मान यहाँ। तो f(x1) का मान देखो, f(x) है तो x3, f(x1) तो x1 क्यू, x2 क्यू, ठीक। अच्छा, अब हमें विचार करना है, सुनो, क्या क्यूब समान है तो संख्याएं समान होंगी कि नहीं होंगी। जैसे वर्ग समान है तो संख्याएं समान जरूरी है कि नहीं है। ये निर्भर करता था समुच्चय पे। अगर समुच्चय वास्तविक संख्या या जेड है तो जरूरी ना है कि वर्ग समान हो तो संख्या समान हो। उदाहरण ले लिया था -2 और +2। पर अगर केवल प्राकृत संख्याएं हैं तो जरूरी था क्या, वर्ग समान तो संख्या समान, ठीक। तो f(x1) बराबर f(x2) तो x1 क्यू बराबर x2 क्यू। सोचो अगर क्यूब समान है तो संख्या समान होंगी क्या, मतलब दो अलग अलग संख्याओं का घन एक जैसा संभव है क्या। मतलब घन तो बराबर आ जाए और संख्या अलग अलग ले लें। जैसे वर्ग में ना सोचें कि संख्या अलग अलग और वर्ग समान, हाँ है जाए। -2 और +2 पे, -3 और +3 पे, संख्या अलग अलग और वर्ग समान। ऐसे ही
क्यूब में भी संभव है क्या? करना जरा विचार। नहीं है भाई, दो भिन्न का क्यूब समान नहीं आता है। अगर क्यूब समान है तो संख्या समान ही ले होंगी, भिन्न का क्यूब समान नहीं होता है, भिन्न वास्तविक संख्याओं का। लिख रहा हूं मैं, चाहे नेचुरल नंबर दिया है तो आपको नेचुरल ही लिखना है, चूंकि लगा के क्या दो भिन्न प्राकृत संख्याओं का घन समान संभव नहीं है। ठीक है, अर्थात ये हो गया कि अगर घन समान है, x1 x2 का घन समान है तो अनिवार्यतः x1 बराबर x2 होगा, तो अनिवार्यतः x1 बराबर x2 होगा। ठीक, दो भिन्न प्राकृत संख्याओं का घन समान संभव नहीं है, यानी कि अगर घन समान है तो अनिवार्यतः x1 बराबर x2 होगा, तो एक एक ही है। ठीक है, ये हो गया कौन सा? दूसरे का, जाने कौन सा था? चौथा। अब दूसरे का पांचवा, सेम लिख देना, सेम, बिल्कुल सेम लिख देना। माइनस वाले ऐसा भी नहीं है संभव, होता ही नहीं है दो भिन्न संख्याओं का घन समान। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 कराने से पहले मैं ये महत्तम पूर्णांक फलन है, इसके बारे में कुछ बताना चाह रहा हूं। मिटाऊं ये? 11वीं में था पर ये चैप्टर हुआ नहीं था, इसलिए मैं अब बता रहा हूं। मतलब 11वीं वाला चैप्टर इसमें अपने आप समाहित हो चुका है, ये चैप्टर काफी बड़ा है इस 12वीं में। इस सवाल को कराने से पहले मैं क्या बताने वाला हूं? महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है, फिक्स है, इसको बोलते हैं फिक्स है, फिक्स। हालांकि फिर इसके उपयोग से बहुत सारे बन जाते हैं। एफ एक्स बराबर एक्स माइनस एस हैं, एफ एक्स बराबर एक्स गुणा भी बना सकते हैं, कई सारे बन सकते हैं। फिर तो यूँ भी बना देते हैं, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1/2, ऐसे भी बना देते हैं। ये तो और एग्जाम्पल लिए, इसी से ड्राइव होकर मान लो, या फिर इसी के मिलते जुलते बहुत सारे होते हैं। मुख्य ये कहलाता है, इसको पढ़ा रहा हूं मैं। क्या बोलते हैं इसको? महत्तम पूर्णांक फलन। इसकी खासियत सुन लो तुम। मैंने कहा था कि 12वीं में जहाँ जहाँ 11वीं काम आएगी, हम 11वीं की क्लास की उस चीज़ को पढ़ाएंगे। ठीक है? अच्छा, हमसे क्या मतलब है? ये टीचर की जिम्मेदारी बनती है, एक ईमानदार टीचर की, कि अगर कोई चीज़ 11वीं की काम आ रही है तो उसको साइड में या ऐसे थोड़ा सा बता दे, और बताते हैं सभी टीचर। ठीक है? हाँ, कुछ इस बात को गाते हैं, कुछ नहीं गाते कि मैं 11वीं का करा हुआ, ऐसे गाते भी हैं कुछ। अरे गाने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारा धर्म है। अगर 12वीं क्लास में कोई 11वीं की चीज़ काम आती है तो उसको थोड़ा साइड में ज़रूर बताना चाहिए। आ जाओ। एफ एक्स बराबर महत्तम पूर्णांक फलन एक्स। सुन लो क्या रहा करता है।
ये बात याद रखनी है। यदि x पूर्णांक तो f(x) बराबर वही पूर्णांक, ये अपनी भाषा में है ना, हमें समझ में का जाए। यदि x पूर्णांक है ना तो f(x) का मान वही पूर्णांक आता है, और यदि x अपूर्णांक है तो f(x) का मान इससे बिल्कुल छोटा पूर्णांक। f(x) के मान क्या आएंगे, क्या कहिए मैंने अपनी भाषा में, यदि x पूर्णांक है कोई तो f(x) का मान वही पूर्णांक आएगा। लो एग्जाम्पल, यदि x ले दिया मैंने 3 पूर्णांक है तो f(x) चाहे f3 कह दो, रखो या मैं 3, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वही पूर्णांक, वही जो रखा है, कौन, 3। अच्छा, यदि x बराबर -2 है तो पूर्णांक ही तो रखा है, यानी x की जगह -2 रखा है, पूर्णांक ही तो रखा है, x की जगह -2 ही तो रखा है, तो f(x) का मान वही पूर्णांक आएगा, अंतिम रिजल्ट। ठीक है। अरे रवि जी आप हो क्या यहाँ? अच्छा, यदि x अपूर्णांक है, यदि x अपूर्णांक है 2.8 तो f(x) का मान, f(x) की जगह क्या सोच रहा हूं मैं, 2.8, यानी कि इसमें x की जगह कितना रख रहे हैं, 2.8, इसका मान कितना आएगा, पढ़ो क्या लिख रही है, इससे बिल्कुल छोटा पूर्णांक। बताओ 2.8 लिखा हुआ है ब्रैकेट में, सामने कितना लिखूं, इससे बिल्कुल छोटा, जस्ट बगल वाला छोटा पूर्णांक, तो 2.8 से जस्ट छोटा 2 ही तो होता है छोरे, 2 ही होता है। यदि x बराबर 7.999 हो तो f(x) का मान, x की जगह क्या रखा है मैंने, 7.999, x की जगह 7.999, क्या आएगा मान, जस्ट छोटा, कौन, 7। और यदि आपने x का मान 7.00001 ले लिया ना, तो भी f(x), ये स्टेप खा रहा हूं मैं, 7.00001, जस्ट छोटा, यानी कि 7। अब एक मैं आपसे पूछ रहा हूं, x बराबर -3.4 तो f(x) -3.4 रखा है, कितनी वैल्यू आएगी, इसे चेक करके बताओ आप, कितनी वैल्यू आएगी, करिए विचार।
आया क्या विचार ए भाइयों? देखो, ये अपनी संख्या रेखा रहती है ना। इस पे अपन देखें तो यहाँ तो होगा -4, यहाँ -3, फिर -2, ऐसे होते हैं। ये -3.4 संख्या रेखा पे कौन सी जगह होगा? इधर तो होगा नहीं। संख्या रेखा पर -3.4 कहाँ होगा? यहाँ। तो उधर की साइड में तो बड़े पूर्णांक होते हैं, इधर की साइड में छोटे पूर्णांक होते हैं। इधर की साइड में तो बड़े और इधर की साइड में छोटे पूर्णांक होते हैं। तो इधर की साइड में -4 छोटा पूर्णांक है, और मैंने क्या किया हुआ है कि इससे बिल्कुल छोटा पूर्णांक, तो -3.4 से छोटा पूर्णांक है -4। यदि x बराबर -0.0001 है तो f(x) का मान मैं आपको बता दूं -1 आएगा। तो इस महत्तम पूर्णांक फलन में x के मान रखने पर इस तरीके से मान प्राप्त होते हैं। ठीक है, नोट कर लो, काम का फलन है, कई जगह आएगा। कंटिन्यूटी फंक्शन है ना, उसमें भी आएगा ये। मेरा मतलब है कोई सी चैप्टर है 5वां होगा, उसमें और आएगा। मिटाऊं ये, इसका ग्राफ और बना देता हूं मैं। इसका ग्राफ f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक फलन का ग्राफ। ये तो अपना y अक्ष, ये अपना ही है क्या कि पराया है? ये तो अपना y अक्ष और ये x अक्ष है। ठीक, यहां मैंने 1 2 3 4 इस प्रकार से 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2 -3। ठीक, अब मैं इसका ग्राफ खींच रहा हूँ। x के मान रखते जाओ, f(x) के मान प्राप्त करते जाओ। अभी मैंने बहुत बारीकी से आपको समझा दिया। यूँ बताओ, x का मान अगर मैं 0.1 रखूँ, यहाँ सोचो तुम, x का मान अगर मैं 0.1 रखूँ तो f(x) कितना आएगा? सोचना ज़रा। अगर x का मान 0.1 रखता हूँ, 0.1 बताइए ना, छोटा वाला पूर्णांक आता है तो f(x) का मान आएगा 0। f(x) का मतलब होता है छोरे y, यानी कि बिंदु हुआ 0.1, 0। f(x) और y एक ही बात होती है। अच्छा, x का मान रखा मैंने 0.9 तो f(x) फिर भी 0 आएगा। 0.9 अगर मैंने कही ना अपूर्णांक है, अपूर्णांश है, तो छोटा वाला पूर्णांक तो 0, यानी कि y का मान भी 0 आया। बिंदु हुआ 0.9, 0। और अगर x 1 रख दिया तो y बराबर 1।
बिंदु हुआ 1,1। बताइए मैंने पूर्णांक रखे तो पूर्णांक आएगा, 0.1 रखा तो यहीं आएगा 0 ही, ऊंचाई 0 रहेगी। x बढ़ाते चलो, y नहीं बढ़ाना 1 तक, क्यों y का मान तो 0 आता जाएगा। कब तक? 0.9999 तक। x आप 1 से छोटा कुछ भी लोगे तो y का मान क्या आएगा? 0। x अगर 0.3 लिया तो y का मान भी 0, मतलब यहीं रहे, x अक्ष पर है 0। यहाँ अगर मैं लगा देता हूँ, इसका मतलब x का मान इतना और y का मान इतना, y का मान इतना मतलब लगभग आधा, जबकि y का मान 0 है तो यहीं रखो, यूँ 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 छोड़ो। 0.9 तक तो 0 पे चलते रहेगा ग्राफ। जैसे ही 1 आएगा x का मान, ग्राफ तुरंत फुद्दी मार के 1 पर पहुंच जाएगा। 1.1 पे भी अगर 1.1 रखेंगे ना तुम, यहाँ सुन रहे, 1.1 तो हालांकि 1 आएगा। 1.1 पे ऊंचाई कितनी रहेगी? 1 ही। 1.2 पर भी 1, 1.5 पे भी 1, 1.9 पे भी 1, यूँ 2 रखेंगे तो तुरंत y का मान 2 आ जाएगा यहाँ। फिर 2.1 पे 2 ही रहेगा, 2.9 तक 2 ही रहेगा। 3 पे आके एकदम अचानक कितना आ जाता है? 3। इस तरीके का स्टेप बाय स्टेप आ रहा है ना, इसलिए इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। ऑल्सो लिख दिया, कुछ नहीं। इसको कौन सा फंक्शन भी बोलते हैं? स्टेप फंक्शन। इधर -1 कुछ भी रखो, माइनस में डायरेक्ट -1 वैल्यू आ रही है और -1 तक आएगी, -1 तक इसमें ध्यान में रखना। फिर उससे जस्ट आगे -2 पे पहुंच जाते हैं, बिल्कुल इसके सामने तक आएगा -2 तक। इस तरीके का इसका ग्राफ रहा करता है। ये मैंने आपको महत्तम पूर्णांक फलन ढंग से बता दिया को, ठीक। अब इस पे आधारित प्रश्न पे आ जाओ, जिसमें वो एक की जांच करवा रहा है। बिना ग्राफ के हो जाएगा जांच, केवल फलनों के मान पर आधारित है। और इसी क्वेश्चन को कराने के बाद अपन कहेगो मैं अपनी बाणी को विराम दूंगा। सुन लो आपको क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ f(x) बराबर x, किताब में से उतारा हूँ, द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन। ये वो ब्रैकेट नहीं है जो बड़ा ब्रैकेट रहा करता है, ठीक है, स्पेशल चीज़ है ये। इसने तो पूरी बात भी लिख दी है। सिद्ध करो ना तो एक ही है ना आच्छादक है। आच्छादक फाच्छादक पे तो पहुँचे ही ना हम, है ना। एक की जांच करते हैं। क्या तरीका रहता है? वो 3 लाइन, वो 7 दिन है, वो 3 लाइन पा जाओ। एक की जांच परमानेंट, फिर वो 3 लाइन फलन एक ही होगा यदि, फलन एक ही होगा यदि f(x1) बराबर f(x2) हो, तो अनिवार्यतः x1 बराबर x2 होगा। फलन एक ही होगा यदि f(x1) बराबर f(x2) हो, तो अनिवार्यतः x1 बराबर x2 होगा। एक ही वाली जो टैग लाइन है, फिर माना
ये 3 लाइन तो परमानेंट है, माना fx1 बराबर fx2। भाई वो कह रहा है कि अगर इनको बराबर करके देखें तो x1 बराबर x2 अनिवार्य है क्या, तो वही चेक कर रहे हैं कि बराबर करके देख रहे हैं। x1 बराबर x2 बराबर लेना पड़ेगा का, देखो इनके मान फलन के अनुसार आते हैं, ये आ गया। अब मन तो ऐसा कर रहा होगा ब्रैकेट से तुलना करें तो x1 बराबर x2 पक्की बात है। यहीं विचार करना होता है कि अगर ये दोनों बराबर हैं इनके मान, तो x1 और x2 बराबर ही लेने पड़ेंगे का ना। या आवश्यक थोड़ी देर पहले देखो तुमने, यदि हमने x1 तो लिया 2.1 और x2 लिया 2.2, छोरे फलन कहाँ से कहाँ परिभाषित है, लिखा नहीं, हमने लिखना चाहिए था। कहाँ गया, R से R में लिखा करना उसको, यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर है ना। तो x1 तो लिया है मैंने 2.1 और x2 लिया है 2.2। अब देखना जरा, तब fx1 का मान यानी कि इसका मान यानी कि इसका मान अच्छी कितना आया है 2, और fx2 का मान 2.2 रख दिया, 2.2 कितना आ रहा है 2, यानी कि fx1 का मान और fx2 का मान तो समान है। आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2.1 रखा है मैंने, अभी अभी कराया ना आपको कि छोटा पूर्णांक आता है हलों के, इसकी वैल्यू 2 ही आएगी ना। 2.1 से छोटा पूर्णांक 2, 2.2 से छोटा पूर्णांक 2, छोटा आया कि नहीं आया, तो मैंने बताया आपको। तो यहाँ देखो आप क्या कि fx1 बराबर fx2 तो है, परंतु x1 is not equal to x2। देख रहे हैं ना आप, fx1 बराबर तो fx2 है, परंतु x1 is not equal to x2। अतः फलन बहु एक एकी है, यूं कह सकते हैं एक एकी नहीं है। ठीक है, तो आप आगे के क्वेश्चन में रफ में एक एकी की जांच करने का प्रयास करना। तरीका लिखने का ये रहा, रफ में कर लेना, मैं जब आगे के क्वेश्चन करा दूं तब आप उसको फेयर में कर लेना। पहले आप रफ में करना, मैं करा दूं तो आप मिलान करना उनसे। अगर आपका सही बैठता है और सुधार की गुंजाइश है तो सुधार कर लेना। ठीक है, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। रवि सर जरा कैमरा क्लोज कर दीजिए। धन्यवाद।